हेलो स्टूडेंट्स, हम आपको प्रैक्टिकल लिखवा रहे थे ऑडियो विजुअल एड्स का। तो उसका जो है सेकंड पार्ट हो चुके हैं। बीच में हमने जो सेकंड पार्ट किया था उसके बीच में हमने आप लोगों को पंक्चुएशंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच के चैप्टर्स करा दिए थे। ठीक है, अभी बस ये थोड़ा सा ही रह गया। ये प्रैक्टिकल करने के बाद हम फिर अपना नेक्स्ट वर्क करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, आप लोगों को एक बात और बता दें कि अपनी क्लास में आपकी परमानेंट क्लास हो गई है ये, ठीक है ना। सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी परमानेंट क्लास है। इसमें आप लोग क्या करेंगे, सर ने हमको अभी उस दिन मीटिंग थी सैटरडे में, तो सर ने हमसे ये कहा कि आप लोग क्लास में अपने चार्ट बनवाया करिए। ठीक है ना, चार्ट बनवाने हैं, चार चार्ट बनवाने हैं, 4 या 5 बना लीजिएगा। अब मैं बताऊंगी आपको, पहले प्रैक्टिकल बाद में लिखवाऊंगी, बस कुछ लाइन है। पहले ये वर्क भी करा दे कि जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो भी इस काम को करें। ऐसा नहीं कि जो ऑफलाइन क्लास में आ रहे हैं उनकी ड्यूटी है, जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जो काफ़ी दूर हैं उनके लिए तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर जो नियरेस्ट है और कॉलेज में आ भी सकते हैं, देवबंद है, मुजफ्फरनगर है, वहाँ से भी आ सकते हैं, तो आप लोग जो है वो भी काम करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई ये लोग ऑफलाइन आ रहे हैं तो सज़ा इन्हीं को मिलेगी, ऐसा है। स्टूडेंट देखिए प्रैक्टिकल आपको कैसे तैयार करना, वो चार्ट, सिंपल चार्ट आता है आजकल, तो कलरफुल चार्ट आते हैं मार्केट में, कोई कॉस्टली नहीं होते। ठीक है, आप लोगों की क्लास में स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। मैं ये चाहती हूँ कि आपकी क्लास में ज़्यादा किसी पर ना पड़े, आप लोग हैं 4 चार्ट तैयार कर लीजिएगा भाई। आप सब 10-10 रुपये या मतलब इससे भी कम में कलेक्शन हो जाएगा, जैसे भी आप करना चाहें। कलर चार्ट लेके, अब जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल की बुक है, हमें इंग्लिश का करना है, ठीक है ना। अब इंग्लिश का चार्ट हमें कैसे करना है स्टूडेंट्स, अब जैसे अब डिफरेंट चार्ट होंगे एक दूसरे से, बिल्कुल सब आपस में डिस्कस कर लीजिएगा कि हमें किस पे बनाना है और किस पे नहीं। अब जैसे बच्चों ये है हमारा आपका कम्युनिकेशन साइकिल, ठीक है, मैसेज, ये देखो कम्युनिकेशन साइकिल का बना हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको बना लीजिए। गर्ल्स की आर्ट बहुत अच्छी होती है, अपना गर्ल्स वगैरह इस चीज़ में देख लें, इससे जैसी ये जिसमें डायग्राम बने हुए हैं, ठीक है, एक तो इसका बना लीजिएगा। फिर एक ये कम्युनिकेशन इनफॉर्मल, ये देखिए बना हुआ है ना। इसको अच्छा बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर्स में इसको लिख के कलरफुल उसमें करके आप उसमें से कर लीजिएगा। जिसमें डायग्राम है उसमें अगर डायग्राम नहीं है तो आप इसमें क्या करेंगे, आप कोई ले लीजिएगा, जैसे टूल्स ऑफ कम्युनिकेशंस का ले लीजिएगा। तो टूल्स ऑफ कम्युनिकेशंस में पिक्चर्स लगा दीजिएगा, सबकी जो टूल्स है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन की है ना मॉडर्न, तो वो सारी पिक्चर्स लगा दीजिएगा। और उसके बाद में गाइडेड बाय रूपम अग्रवाल, ना मिस ना मिसेस, बस रूपम अग्रवाल। और फिर बाद में जितना भी आपका क्लास स्टूडेंट्स के नेम मत लिखना, बस क्लास सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स बस, ठीक है। इस तरह से आप केवल 4 चार्ट तैयार कर लीजिएगा, विद इन जितनी जल्दी हो सके लगा दीजिएगा। क्लास में नंबर मिलेंगे इसके आपको। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, जो लिखने वाला है ना, जैसे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है तो उनके जो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हेडिंग डाल दिया और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस के वो पार्ट्स लिख दिए सारे, है ना। और एक में डेफिनेशंस लिख देना प्रोसेस कम्युनिकेशंस की, स्केच पेन से कलरफुल स्केच पेन आएंगे तो उससे आप डेफिनेशंस लिख दीजिएगा और नीचे जो है उसके लिख दीजिएगा। जिसके आप लिख सकते हैं, जिसके जो डायग्राम वाले हैं पहले वो डायग्राम बना लीजिएगा सब, मतलब सब क्या बस अपने आपस में डिवाइड कर लीजिएगा कि भाई ये ड्राइंग में केवल 4 चार्ट बहुत हैं। अब फिर उनको क्लास में जैसे भाई बना के फिर लगाने हैं, ठीक है। 4 चार्ट हमारे इंग्लिश को जाएंगे, मैथ वाले बनवाएंगे, फिजिक्स वाले फिजिक्स, हमारे 4 चार्ट बहुत हैं। तो ये सब आप लोगों के सेशनल रोज से रिलेटेड है, नंबर मिलेंगे इसके, ठीक है। तो आपस में अपने आप जैसे करना है वैसे कर लीजिएगा। और इस वीक में मंडे स्टार्ट हुआ है तो इस वीक में कर लीजिएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छी सी पहले कलरफुल चार्ट लेके आना, वाइट नहीं कलरफुल लेकर आना, डार्क कलर के लेके आना, जो ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर जो है जल्दी से जो एकदम से दिखाई दे, और उन पर जो है कलरफुल उसमें आउटलाइन करके और फिर वो कम्युनिकेशन का जो भी आप बना रहे हैं, पहले तो डायग्राम के बना लीजिएगा। 6 चैप्टर जो है आपके, 5th चैप्टर उसके अकॉर्डिंग डायग्राम के बना लीजिएगा। डायग्राम के अलावा फिर आपने आपस में डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन बना रहा है, कि भाई प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस या कुछ और कम्युनिकेशन का आप लिखे दिखाना चाहते हैं, वो अपनी मर्जी से आप कुछ भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये करना है आपको काम। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जो है ऑडियो विजुअल एड्स, ये आपका 5th है, बस एक प्रैक्टिकल और लिखवाना है, इस वीक में लिखवा दूंगी, आपकी प्रैक्टिकल कॉपी तैयार हो जाएगी स्टूडेंट्स। फिर एक स्टूडेंट्स मेरे को अपनी प्रैक्टिकल कॉपी, जिसने रेज हैंड, किसने प्रैक्टिकल अब तक लिख ली है कॉपी पे, हाथ उठाइए, किस किस स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकल कॉपी तैयार कर ली है।
बाकी क्या सो रहे हो? क्यों भाई, वीडियो में आपको प्रैक्टिकल्स नहीं मिलते क्या? सबकी चेक होंगी कॉपी। कभी आप सोचे कि हमने काम नहीं किया, मैडम ने लिखवा दिया वीडियो। या ऑफलाइन ऑनलाइन का चक्कर अब खत्म ही होने वाला है, ये ऑनलाइन बस ऑफलाइन है जो कुछ है। अब आपका ऑफलाइन ही है, सब कुछ है। जब हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, आप लोग आ रहे हैं इतने सारे स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल जिस दिन मैं 6 लिखवा दूंगी, नेक्स्ट वीक में सबकी चेक होंगी जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो एक स्टूडेंट्स अभिषेक जिसने भी तैयार करेगी, या ध्रुव वगैरह जिसने भी तैयार की, एक कॉपी मुझे दे देना जरा, वो उनको लिखवानी है बागपत वालों को, कनिका मैडम को देनी है, मैं उनको दे दूंगी, वो प्रैक्टिकल राइट करवा देंगी, फिर वो प्रैक्टिकल कॉपी आपको मिल जाएगी वापस। क्योंकि 15 मार्च से आपके एग्जाम्स हैं। ये मैं भी मैडम से बात करके आई तो मैडम कह रही नहीं मैडम 15 मार्च से पेपर है, वो फेक न्यूज़ है और डिलीट भी हो गई लास्ट जो भी दिखाते 15 अप्रैल से। तो आप लोग अपनी 15 मार्च के हिसाब से तैयारी करिए। उससे पहले ही हमें इस वीक में मेरे को आपको प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करवा के एक साइड में रखवानी है बस, ठीक है, एक साइड में रख देंगे। और उसके बाद चेक करवा के धीरे धीरे सब अपनी चेक करवा के रजिस्टर में अब आने वाला है। रजिस्टर भी तैयार हो रहा है, मुझे अभी मिला है रिसेंटली, तो अभी मैं नाम वगैरह लिख रही हूँ। फिर अटेंडेंस हमारे पास तो रिकॉर्ड होता है आने का, जिस दिन मैं आती हूँ सब कुछ नोट करती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग अपने आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। कॉलेज में कौन कौन से आ रहे हैं वो पता चलता रहता है कि रेगुलर स्टूडेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। और रजिस्टर पे ही मार्क करती चले जाऊँगी, जिसकी प्रैक्टिकल कॉपी चेक होती रहेगी। पेंसिल से पता चल जाएगा कि कौन कौन से बच्चे सो रहे हैं अभी तक जिन्होंने करी नहीं है। प्रैक्टिकल में 30 नंबर की वो है प्रैक्टिकल कॉपी आपकी, समझ लीजिएगा। आपके तो 2 असाइनमेंट भी तैयार करवाने थे, मैंने तो असाइनमेंट छोड़ दिए इस बार। असाइनमेंट मैंने आपके तैयार नहीं करवाए स्टूडेंट्स इस बार, क्योंकि असाइनमेंट में, क्योंकि ऑफलाइन का तो सीन हमारा हिडन ही था, ऑनलाइन चल रहा था, और अब इतना टाइम भी नहीं कि मैं आपको असाइनमेंट आप लोगों को तैयार करूँ। आपने और तैयार करोगे ना फिजिक्स वगैरह के जो सर करवा रहे हैं, ऐसे हमारे इंग्लिश में भी होते हैं असाइनमेंट, लेकिन मैंने करवाए नहीं है कि इस बार छोड़ दिया उनको कि कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिकल कॉपी, हमारे पास प्रैक्टिकल कॉपी है, ठीक है। तो सब तैयार करेंगे और फिर उसके बाद चेक करेंगे। इस वीक में कंप्लीट करा दूँगी। आपका सिलेबस ही बहुत कम बचा है, बस आपका मेन चीज़ें बची हैं थोड़ी सी। चलिए अब उससे देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि बीच में ये प्रैक्टिकल सेकंड वीडियो में ही कंप्लीट हो जाता, लेकिन हमने पंक्चुएशंस और जो है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर करे थे, तो बस ये थोड़ा सा ही रह गया। मैं सिलेक्टिंग द राइट विजुअल्स बता रही हूँ। इसमें मैंने उसको आपको जो है टाइप्स ऑफ विजुअल्स एंड ऑल्सो देयर यूजेस के बारे में लिखवा रही थी। 2 पॉइंट्स ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। अब उसके नेक्स्ट जो पॉइंट है, बस ये 4 पॉइंट्स है, वो आप नोट कर लीजिएगा, छोटा सा ही है, फिर आपका प्रैक्टिकल नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। 2 हमने पॉइंट्स लिखवा दिए थे एंड थर्ड पॉइंट इज टू कंपेयर वन आइटम्स विद अनदर, यूज ए बार चार्ट। कि जब आप किसी आइटम को दूसरे आइटम से कंपेयर करें तो आपको बार चार्ट का यूज करना चाहिए।
यस, ये आपका जो है प्रैक्टिकल जो है फिफ्थ हमारा कंप्लीट हो गया है कि टू कंपेयर वन आइटम्स विद अनदर यूज ए बार चार्ट, टू कंपेयर वन पार्ट विद द होल यूज ए पाई चार्ट। जब किसी को हमें एक पार्ट को जो है पूरे मतलब किसी चीज का एक पार्ट समझाना है तो हमें पाई चार्ट का यूज करना चाहिए। टू शो ग्राफिक रिलेशन यूज ए मैप, जब हमें ग्राफिक रिलेशन शो करनी है यानी कि भौगोलिक चीज सिखानी है तो हमें मैप का यूज करना चाहिए। तो ये आपका जो था विजुअल एड्स का जो है आपका प्रैक्टिकल 5 कंप्लीट हो गया है। फिर प्रैक्टिकल आपका कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम अपनी आगे स्टडी स्टार्ट करते हैं। नोट डाउन दिस ऑल ऑफ यू। आई थिंक यू हैव नोटेड ऑल ऑफ यू, कर लिया होगा, बहुत कम लाइन है आपकी। तो आज हमने आपका फिफ्थ प्रैक्टिकल भी कंप्लीट करा दिया स्टूडेंट, एक प्रैक्टिकल और लिखवा देंगे इस वीक में और आपका जो है फिर आपका ये जो प्रैक्टिकल की कॉपी तैयार हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में 1 बाय 1 नेक्स्ट वीक से अपनी स्टूडेंट्स अपनी 1 बाय 1 क्लास में आके कॉपी आप लोग चेक करा के रख लेंगे। अभी फ़िलहाल कवर अगर नहीं होगा तो ठीक है, नहीं तो देखो ब्राउन पेपर से उसको कवर करना है, ठीक है। ब्राउन पेपर से कवर करके स्लिप लगा लीजिएगा और रोल नंबर उस पर तब लिखा जाएगा जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे, नहीं तो ऊपर सारी चीज़ मेंशन कर दीजिएगा, नेम, क्लास, ब्रांच, सेमेस्टर, शिफ्ट तो है ही नहीं, सेमेस्टर और जो प्रैक्टिकल कॉपी जिस सब्जेक्ट की है वो सब उसको मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें डेकोरेट कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिकल कॉपी आपके बिल्कुल सिंपल बननी चाहिए, इसमें कोई डेकोरेशन का काम नहीं कि उसको सजा लो, आप सजाने का कोई काम नहीं करना है। बस इंडेक्स में आपको 1 प्रैक्टिकल किस डेट में लिखवाया गया था, टॉपिक कौन सा था, सेकंड कौन सा था, इंडेक्स बनी हुई है कॉपी पे उस पर लिख दीजिएगा और रिमार्क की जगह हम साइन कर देंगे, बस दैट्स ऑल, ठीक है। तो आप ये काम कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल एक लिखवा के आपका कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिकल कॉपी तैयार हो जाएगी बस। अब स्टूडेंट्स हमने देखिए आपका जो है हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशंस आप लोगों के कंप्लीट करा दिए हैं। उसके बाद में अब चलते हैं हमारा जो है बीच में मैंने आपको बता दिया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में केवल आपको डेफिनेशंस लर्न करनी है, हमने उसकी डेफिनेशंस भी आपको प्रीवियस वीडियो जो अभी अपलोड नहीं हो जाएंगी तो आपको जो है उसमें हमने बता दिया था कि डेफिनेशंस हैं विद 2 एग्जाम्पल्स या 3 एग्जाम्पल्स आप राइट करें लर्न कर लेंगे और उसमें सेंटेंस वाले जो एग्जाम्पल्स होंगे वो आप कोशिश करें कि उनको आप जो है उसको राइट करें। तो स्टूडेंट्स तो हमने उसको बता दिया था कि आपको जो है डेफिनेशंस लर्न करनी है और सेंटेंस वाले एग्जाम्पल्स 2 और 3 आप लर्न कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं, वो तो 1-2 बार पढ़ेंगे तभी आपको लर्न हो जाएगी, ठीक है। ये क्योंकि देखो 2-2 नंबर के भी अगर आप लोग वर्क बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से कर लेते हैं तो पूरे फुल मार्क्स उसमें मिल जाएंगे, है ना। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमने आपको जो है अब हम उसका आगे नेक्स्ट पार्ट करते हैं, अब उससे आगे हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका स्टूडेंट्स अनसीन पैसेज, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 20 अनसीन पैसेज। ये आपका 5 मार्क्स का आएगा और जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आया था तो ये आपकी जो बुक मैंने लगा रखी इसी में से वो एक अनसीन पैसेज आ गया।
चैप्टर नंबर 20 अनसीन पैसेज। क्योंकि बीच में तो हर पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपने देखा कि एक्सरसाइज दे रखी है, सिलेक्शन है, उनकी डेफिनेशन से जो उनके पार्ट्स होते हैं तो हमने आपको छुड़वा दिया कि वो आपको नहीं करने हैं। उसके बाद में हमने जो फिर उसके ग्रामर का आए हैं वो सब हम करवा चुके हैं। अब ये चैप्टर नंबर 20 है अनसीन कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। स्टूडेंट्स अब देखिए अनसीन पैसेज। अब अनसीन पैसेज तो देखिए आज के टाइम में तो स्टूडेंट जो है 3rd या 4th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं अनसीन पैसेज। और हम लोगों ने क्योंकि यूपी बोर्ड से आप लोग और हम लोग पढ़े हुए हैं तो हमारी 6th क्लास से स्टार्ट होते हैं, है ना। और आपने भी शायद 6th क्लास से ही स्टार्ट हुए अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज एज द वर्ड शोज की अनसीन जो बिना देखे हुए हैं पैसेज आते हैं। और इसमें आपका 5 नंबर का ये अनसीन पैसेज आएगा स्टूडेंट। और इसका पैसेज पढ़ने के बाद उसका हमें क्वेश्चन आंसर जो है राइट करने होते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा स्टूडेंट के अनसीन पैसेज हमें कैसे करने चाहिए। और अनसीन पैसेज में जो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है जैसे आंसर देखा और उसका आंसर हमें पैसेज में जहाँ से जहाँ तक मिलता है बस उस पूरे पैराग्राफ को हम राइट कर देते हैं। कुछ के आंसर तो बिल्कुल सही होते हैं लेकिन कुछ के आंसर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि ऐसे होते हैं कि वो टेंस के अकॉर्डिंग अगर उसको आंसर में देते तो वो पास्ट में कन्वर्ट होकर उसके आंसर लिखे जाते हैं, है ना। अगर हम सेज ही सेज कर दें मतलब जैसे मैं आपको आज बताऊंगी तो उससे क्या होता है गलती हो जाती है। क्योंकि सेंटेंस जो होते हैं कुछ का अगर हमें आंसर देना होता है तो हमें टेंस चेंज करना पड़ता है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं जैसे भाई सभी ने गलतियां करोगे, हमने भी हो सकता है करी हो कि बस आंसर देखा कि 2 लाइनें में इसका आंसर है बस वो मार्क किया और एज इट इज आंसर राइट कर दिया। तो हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि स्टूडेंट नंबर कट जाते हैं। सबसे बड़ी बात है अनसीन पैसेज में ये देखना है क्योंकि टेंस आपको हो चुके हैं, करवा चुकी हूँ, इनडायरेक्ट स्पीच आपको करवा दी है, पैसिव वॉइस आपके कंप्लीट हो गई हैं। तो आपने देखा जितना भी ग्रामेटिकल वर्क था सब में टेंस ने वर्क किया था, यानी कि सब टेंस थे, है ना। इनडायरेक्ट स्पीच में सारा प्रेजेंट टेंस पास्ट में कंप्लीट होता था और जितने भी टेंस आपको बार बार रिपीट होते रहते थे और आपको ये बताता है कि ये कौन सा टेंस है। तो अब अच्छी तरह से आपको टेंस आ गए होंगे। तो जब हम इस तरह से जो हम वर्क करते हैं स्टूडेंट तो इससे क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि हमें अपने आप लिखने की हमारे अंदर एबिलिटी स्किल आ जाती है। अब जैसे ऐसे होते हैं अगर आपको टेंस अच्छी तरह से स्टूडेंट समझ में आ गए हैं तो ऐसे वगैरह जो होते हैं एप्लीकेशंस होती हैं आपके में तो नोटिस हैं, लेटर्स नहीं हैं या पैराग्राफ है, जैसे 8 नंबर का पैराग्राफ आएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर हम अपने आप लिख लेते हैं, हमें उनको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अनसीन पैसेज आज हम देखते हैं पहले इस टॉपिक में कि अनसीन पैसेज का आंसर हमें कैसे राइट करना चाहिए। ओपन चैप्टर नंबर 20 रीडिंग स्किल पार्ट 3 आपका आ गया है। 181 पेज है आपका अनसीन पैसेज। अब देखिए थोड़ा सा इसको स्टार्ट मतलब बता भी देते हैं, आप कर तो लेंगे लेकिन करेंगे कैसे वो मैं आपको बताऊंगी। शुरू से आपने किया होगा लेकिन इसको आंसर हमें जब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है तो हमें वो कैसे आंसर लिखने चाहिए वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। The word comprehend means to understand fully and as such comprehension means mind's power of understanding। सही बात है कि जो हम पढ़ते हैं उसका मतलब उसको समझना है और उसको हमें अपने माइंड में अपनी माइंड की शक्ति से उसको अच्छी तरह से ये चीज़ करना है कि वो जो लिखा हुआ है वो हमारी समझ में आ गया, इसका मीनिंग क्या है। जो पैसेज है सबसे पहली बात है ये पैसेज किस टॉपिक पर है, किस पर्सन पर है, ये टॉपिक क्या कहना चाहता है, किस चीज़ के, क्योंकि टॉपिक होगा एक ही होगा उसी के बारे में आपका डिस्क्रिप्शन होगा। तो वो पहले हमें समझना है कि हमें ये जो टॉपिक है किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, उसको पढ़ना है। अब इन्होंने देखा पॉइंट्स टू सॉल्व क्वेश्चन एंड कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। सबसे पहले इन्होंने कि सॉल्व कैसे करना। देखिए द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी बॉर्न इन माइंड्स व्हाइल आंसरिंग क्वेश्चन ऑन ए गिवन पैसेज। अब इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको समझा देती हूँ कि कौन से पॉइंट्स हैं जिनको कि हमें माइंड में ध्यान रखना चाहिए। रीड द पैसेज ट्वाइस और ट्राइस थ्रोली सो दैट यू मे फुली अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग एंड सेंट्रल आइडियाज़। सबसे बड़ी बात है कि पैसेज एक तो हमारे पास क्योंकि आप लोगों का है भाई टाइम की शॉर्ट रहती है लेकिन आप लोगों के पास एनफ 2.5 घंटे का टाइम पूरा है क्योंकि आपके में ज़्यादा लेंथी नहीं है इतना, क्योंकि पीसी का तो बहुत लेंथी पेपर होता है उसमें तो आपको तो ऐसे लिखना है, एक ऐसे आएगा आपके में और उसके बाद में जो भी है आपका
ये वर्क इतना लेंथी नहीं है, तो आप ग्रामर का भी हैंड टू हैंड करते चले जाएंगे। तो कम से कम मैंने कहा ना कि जो बड़े बड़े काम हैं उनको टाइम डिवाइड कर लीजिएगा कि इसको 10 मिनट देने, इसको 15 मिनट देने। सबसे बड़ी बात है कि पैसेज को 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए, ट्वाइस एंड थ्राइस, 2 बार एंड 3 बार। तो कम से कम जब तक है आप उसको पढ़ लीजिए जब तक कि वो उसका मीनिंग और सेंट्रल आइडियाज हम लोगों ने पढ़े हैं स्टूडेंट्स। पहले पोएम का सेंट्रल आइडियाज आता था, है ना। किड्स की हमने ऑन इज ब्लाइंडनेस पढ़ी है, आप लोगों ने इंग्लिश में पोएम पढ़ी है उसमें, है ना। तो सेंट्रल आइडियाज होते थे, यानी कि सेंट्रल आइडियाज का कि पूरी पोएम का एक जो है ब्रीफ में सेंट्रल आइडिया की क्या है ना, पूरा उसमें सेंट्रल आइडिया होता था कि जो उसमें कुछ बताया गया शॉर्ट में हम वो लिखते थे, तो वो हमें तैयार कर लेना चाहिए। रीड द क्वेश्चन 1 by 1 एंड फाइंड देयर आंसर इन द पैसेज। 1 by 1 क्वेश्चन पढ़े। पहली बात तो अगर पैसेज आपने ध्यान से पढ़ लिया, सबसे बड़ी बात है, एक बार या 2 बार आपने पैसेज पढ़ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या चीज़ है, कहाँ पर है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो तुरंत आपका ध्यान चला जाएगा कि अरे ये चीज़ हमने यहाँ पढ़ी है, तो एकदम से आप क्वेश्चन को आंसर को ऑब्जर्व कर लेंगे। आंसर द क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स विद रेलिवेंस। देखो वही वाली बात है कि आंसर जो है सेम टू सेम कॉपी नहीं करने चाहिए, अपनी ओन वर्ड्स में लिखने चाहिए कि आपने क्या पढ़ा और क्या समझे। एक्सेप्ट द फॉर गिविंग द मीनिंग एंड वर्ड एक्सप्रेशन आंसर द क्वेश्चन इन फुल सेंटेंस। कि जिसके वर्ड्स होते हैं, जैसे अपोजिट लिखो, है ना, कुछ दे देते कि इस वर्ड्स का अपोजिट राइट करना है तो वो तो हम अपोजिट लिख देंगे, लेकिन जो है आपका आंसर, वो जो क्वेश्चन के आंसर देने वो फुल सेंटेंस में देने हैं, शॉर्ट में नहीं देने हैं। गिव द आंसर इन द सेम टेंस एंड टोन इज विच द क्वेश्चन इज आस्क्ड। जो मैं बात समझाना चाह रही थी कि यानी कि क्वेश्चन का आंसर सेम टेंस, टोन और उसी उसमें देना चाहिए जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। रिवाइज योर आंसर, सी दैट देयर इज नो ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक। आंसर में देखिए कोई ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक ना। If the title is asked, it is necessary to remember that the title should clearly give an idea of the central theme of the passage. यदि टाइटल पूछा जाता है तो जिस आपने जब पैसेज को पढ़ लिया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस टॉपिक पर बात हो रही है, तो उसी टॉपिक को सेंट्रल आइडिया बना दीजिएगा, मतलब उसको आइडिया बना के उसका पैसेज टॉपिक बना दीजिए। Sometimes it is possible to extract a word or phrase actually occurring in the passage to serve as a title. कभी कभी ऐसा होता है कि जो फ्रेज और एक्चुअली मतलब उसमें टाइटल ढूंढना मुश्किल होता है कि भाई इसका समझ में नहीं आ रहा कि टाइटल क्या है, तो इस चीज़ के लिए क्या है कि आप जो है उसको, फिर उन्होंने कहा है कि आपका जो है मतलब याद रखें कि जो टाइटल है वो एक तो मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और यदि पॉसिबल होता है तो बिल्कुल एग्जैक्ट एक वर्ड का प्रॉपर वर्ड, यानी कि टाइटल जो है 2 वर्ड्स में हो, जैसे ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी है या कुछ करा, एक आपका एक प्रॉपर वर्ड में भी, एग्जैक्ट प्रॉपर वर्ड में भी एक टाइटल हो सकता है ना, तो उसमें भी आप उसको राइट कर सकते हैं। If the substance is asked, the size of substance should be also 1/3 of the original of the passage. बच्चों ये आपका जो 1/3 सब्सटेंस पूछा गया है, ये आपका जब आप 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन सेकंड में आएंगे, तब वहाँ पर ये पोर्शन है कि उसमें जो है यानी कि ओरिजिनल सब्सटेंस पूछा जाता है। सेंट्रल आइडिया तो पूरा होता है कि सेंट्रल आइडिया तो हम 10-12 लाइन का लिख सकते हैं, लेकिन सब्सटेंस का मतलब होता है पूरे पैसेज का 1/3। और ये चीज़ वहाँ पर किसी, मुझे ध्यान नहीं आ रही है, वो किसी और चीज़ नाम से है वहाँ पर, आपके जब 4th सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ाऊँगी आपको, जब आगे की बात है तो जब आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ वहाँ पर भी है, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो कौन सा नाम दिया गया उसको टॉपिक को, तो उसमें भी होता है कि ओरिजिनल का जो है 1/3 हम पार्ट लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते हैं, केवल 1/3 पार्ट जो है लिखा जाता है, तो उसको सब्सटेंस बोलते हैं। Your presentation should be expressive and impressive. In the answer of question, use the first and second person pronoun. Direct form speech and example should be avoided. यानी कि देखो क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज़ करने चाहिए, और डायरेक्ट फॉर्म की जो डायरेक्ट स्पीच है और एग्जाम्पल शुड को उसको अवॉइड कर देना चाहिए, यानी कि आंसर में एग्जाम्पल और डायरेक्ट स्पीच को अवॉइड करना चाहिए। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच अब आपको मालूम है, ठीक है ना।
अब देखिए, जैसा इन्होंने फर्स्ट आपका पैसेज दे रखा है, द टर्म्स फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, है ना। अब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्टिंग में इन्होंने डबल इन्वर्टेड कॉमास में भी दे दिया है, यानी कि इसका जो टाइटल है आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, या देखो आपका इसमें इन्होंने दे रखा है, ठीक है ना। तो जैसे हम जब इसको पढ़ेंगे, सॉल्व है आपको स्टूडेंट, ये सॉल्व दे रखा है, तो इसको बताना अभी आप पढ़ लीजिएगा अपने आप ही, तो आपको सारे आंसर नीचे दे रखे हैं, तो सॉल्व को समझाने और आप खुद पढ़ लीजिए। मैं एक ये बात और बताइए मैंने स्टूडेंट्स की, इसके मैंने आपको जैसे बार बार बताती रहती हूँ कि अनसीन पैसेज इसी में से एक आया था, तो ये सॉल्व है या अनसॉल्व है, इनको अच्छी तरह से आप सब देख लेना। अगर सॉल्व भी देख रखे तो भी उनको देखना, ये नहीं सोचना कि इनको छोड़ देते, नहीं, हो सकता है इसमें से ही आपको मिले, आपको इसमें से ही मिलेगा अनसीन पैसेज, क्योंकि लास्ट ईयर भी इसी में से आया था, तो हो सकता आप जो है इसको ध्यान से करिए, मतलब 90% चांस है कि आपका अनसीन पैसेज इसी में से आ जाए। सेकंड पैसेज भी आपका है 4, देखिए 5, 6, 7, 10, 12, 14, 17, 18, देखिए कितने सारे पैसेज हैं जो सॉल्व हैं। अदर इम्पॉर्टेंट पैसेज फॉर प्रैक्टिस, यानी कि 22 पैसेज हैं आप लोगों के जो सॉल्व हैं, ठीक है ना। देयर आर 22 पैसेज जो कि सॉल्यूशन दे रखा है, तो उनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। एक एक बार भी देखेंगे तो भी पता चल जाएगा आंसर क्या लिखा हुआ है, इतना तो आप अब इतनी तो आपका माइंड भी डेवलप हो चुका है, अब ग्रिपिंग पावर, आपकी कैचिंग पावर भी अच्छी हो चुकी है, तो अच्छी तरह से इनको देख लेना बच्चों। 22 के पैसेज को आप अच्छी तरह से देखिए। अब जैसे सम अदर इम्पॉर्टेंट पैसेज फॉर प्रैक्टिस, अब इन्होंने प्रैक्टिस के लिए हमें ये पैसेज दिए हैं, यानी कि 22 तो हैं, 30, 35, 37 है, ठीक है ना, यानी कि 20 आउट ऑफ उसमें निकाल के। अब देखिए सम अदर, अब इसमें जो है, अब पहला जो पैसेज है आपका पैसेज नंबर 23 है ना, 23 है, और उसके बाद 24 और 25, मतलब जितने दे रखे हैं आपके 37 तक। अब देखो पहला है जैसे, अब इसमें यू हैव मैनी रिलीजियस इन दिस कंट्री एंड दे हैव लिव्ड जनरली एट पीस विद ईच अदर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, है ना। अब इसमें हमने पहली लाइन ही जब पढ़ी है, तो पहली लाइन से हमें पता चल रहा है कि ये रिलीजन्स के बारे में, धर्म के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे रीति रिवाज के बारे में, है ना। क्योंकि एक ही लाइन से हमें आइडिया लग गया, जब आगे पढ़ेंगे तो कम्प्लीटली सारा पता चल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको पढ़िए अच्छी तरह से और उसके बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर नहीं हो तो मैं पढ़ूँ और फिर एक करवा देते हैं, ठीक है, एक आपको बता देते हैं। चलो इसको हम करते हैं, फिर आप देखेंगे, मतलब समझ आना भी है, ठीक है। अब देखिए पहला पैसेज देखिए आप स्टूडेंट्स, वी हैव मैनी रिलीजन इन दिस कंट्री, हम इस देश में, हमारे मतलब बहुत सारे धर्म हैं, एंड दे हैव लिव्ड जनरली एट पीस विद ईच अदर फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, और जिसमें कि क्या होता है कि साधारण रूप से जो हम लोग शांति के साथ हजारों साल से रह रहे हैं, ठीक है ना, हजारों साल से हम लोग शांति से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। इट हैज़ बीन द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, ये भारत की संस्कृति रही है, ट्रेडिशन रीति रिवाज संस्कृति रही है, दैट द पीपल ऑफ वंस रिलीजन टॉलरेट द पीपल ऑफ द अदर रिलीजन्स, यानी कि प्राचीन काल की बात कही है कि जो एक धर्म के लोग जो होते हैं वो दूसरे धर्म के लोगों को टॉलरेट करते हैं, यानी कि परेशान करते हैं, है ना। अब ये किसी वे में दोगी, हमें अपनी उस वे में नहीं चलना, हमें केवल एज ए स्टूडेंट्स इस बात को समझना है, ठीक है ना, कि भाई क्या, अब आपको देखो सब टीवी वगैरह में देखते हैं कि क्या होता है ना, कि जो है कि ट्रेडिशन रहा है भारत का कि एक दूसरे के जो धर्म के लोग आपस में लड़ भी पड़ते हैं, है ना, रीज़न कुछ भी हो। दैट हैज़ बीन द हॉलमार्क ऑफ इंडिया कल्चर्स, और ये जो है इंडिया की हॉलमार्क बन चुका है सभ्यता का, कल्चर का। एंड यट सम पीपल हैव मेड रिलीजन्स ए बैटल क्राई फॉर फाइटिंग ईच अदर। अब क्या हुआ कि अब जो कुछ लोगों ने क्या है कि एक दूसरे के, मतलब ये सब कौन करता है, असामाजिक तत्व
जो होते हैं, है ना, जो वो किसी धर्म के नहीं होते, उनका कोई धर्म नहीं होता, बस उनका मेन क्या रीज़न क्या होता है कि धर्म के नाम पर एक दूसरे के साथ लड़ाई करवा देना। आप लोगों ने भी अपने टाइम में बहुत कुछ देख लिया होगा, हम लोगों ने भी बहुत कुछ देखा है, तो उसमें आपस में एक दूसरे का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जो असामाजिक तत्व होते हैं, वो जो हमारे अनसोशल एलिमेंट्स होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, वो केवल उनका एक ही धर्म होता है कि किसी तरह से लड़ाई झगड़ा करवाना। दे हैव डिगार्डेड रिलीजन्स, वो धर्म को जो है मतलब नकारते हैं, वो किसी धर्म के होते हैं, मतलब किसी भी धर्म को नहीं मानते। वी हैव टू ऑनर नॉट ओनली आवर ओन रिलीजन बट द रिलीजन्स ऑफ अदर, लेकिन हमारे अंदर क्या होना चाहिए, हम अपने धर्म का नहीं बल्कि दूसरे के धर्म का भी सम्मान करें, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए हमें सब धर्म। अब स्टूडेंट्स हैं, अब हमने कभी किसी से नहीं पूछा आपकी कास्ट क्रेडिट क्या है, हमारा इससे मतलब नहीं है। अगर यही चीज़ हम आप लोगों को सिखाएंगे तो क्या सीखेंगे, कहते हैं ना कि पढ़ा टीचर हो, ये होता है उस वो बच्चों का भविष्य का निर्माण करता है। अगर हम ये चीज़ें आपके दिमाग में डालेंगे तो आप क्या सीखेंगे। हमने कभी आज तक देख लो 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, पढ़ाने का मतलब 20 साल हो गए, लेकिन कभी इस चीज़ से कभी किसी स्टूडेंट से ना पूछा और ना ही कभी इस बारे में कोई डिस्कस क्लास में हुआ, ठीक है ना। हम ये कहते हैं सम्मान, हम लोग भी हैं, मंदिर भी अगर मिलता है तो मंदिर के आगे भी सिर झुक जाता है, गुरुद्वारा पड़ता है तो वहाँ भी सिर झुक जाता है, और मस्जिद पड़ती है तो वहाँ भी सिर झुक जाता है, ठीक है ना। ये अपनी अपनी होती है, हमारा हर जगह सिर झुक जाता है। तो हमें जो है हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। ए वेरी ग्रेट रूलर ऑफ इंडिया हु लिव्ड 23 years ago, एम्पर अशोका, ठीक है। अब अशोका के बारे में बता रहे हैं कि ही हैड सेड दैट द हु ऑनर्स द अदर्स मैंस फेथ ऑनर हिज ओन। बहुत अच्छी बात कही, अशोक के बारे में तो हम सब ने पढ़ा ही है ना। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपना मतलब जो अदर दूसरे व्यक्ति के उसमें विश्वास करता है, वो मतलब सम्मान करता है, इट मीन्स दूसरे धर्म का सम्मान करता है, वो खुद अपना सम्मान करता है, ठीक है ना। कि आप दूसरे धर्म का सम्मान कर रहे हैं मतलब आप अपना सम्मान कर रहे हैं। एंड इन डूइंग सो ही मेक्स अदर ऑनर हिज ओन फेथ, इसलिए जो है उसने अपने विश्वास मतलब दूसरे धर्मों में अपना विश्वास बनाए रखा। बट इफ ही डज नॉट ऑनर द अदर्स फेथ हिज ओन फेथ विल ऑल्सो बी नॉट बी ऑनर्ड। यदि वो अपने ही धर्म में मतलब जो है अगर दूसरों में वो विश्वास नहीं करता, दूसरे लोगों में विश्वास नहीं करता, तो वो अपने उसमें भी विश्वास नहीं करता, समझ गए ना। अपने ऑनर सम्मान के लिए दूसरों का सम्मान नहीं करोगे तो अपना सम्मान आपको सम्मान नहीं मिलेगा। सो वी हैव हैड दिस लेसन टू टॉलरेंस फॉर एज पास्ट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि हमने इसमें ये समझा कि जो पास्ट ऑफ इंडिया थी, हमारा जो इंडिया का पास्ट था, उसमें जो है धर्म के नाम पर टॉलरेंस था, यानी कि अत्याचार प्रताड़ित करना। लेकिन इस चीज़ को क्लियर कर दी, ऊपर इन्होंने ये बताया कि इसका मतलब ये होता है, लेकिन आज लास्ट लाइन में इसको चीज़ को क्लियर कर दिया कि ये पास्ट में होता था, प्रेजेंट में नहीं है। प्रेजेंट में अगर होता है तो ये असामाजिक तत्व होते हैं जो कि जिनका कोई धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों के आपस में भिड़वा देते हैं। अब उनसे पूछो कि आप क्यों लड़ रहे हैं, उन्हें रीज़न नहीं पता होगा, हम क्यों लड़ रहे हैं, बस लड़ रहे हैं, बस लड़ रहे हैं, रीज़न कुछ नहीं है, बस तीसरे ने आके बोल दिया और हो गए शुरू, है ना। तो ये अब देखो हमने जो पढ़ा इस पर, अब देखिए सबसे पहली बात हमें समझ में आ गया कि इंडियन कल्चर्स और धर्म के बारे में, है ना। मेन कि दूसरे अपने धर्म का सम्मान करो, साथ ही दूसरे के धर्म का भी सम्मान करो। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज आवर ड्यूटी टूवर्ड्स द रिलीजन्स ऑफ अदर्स देन आवर ओन्स, यानी कि हमारी क्या ड्यूटी है दूसरे धर्म के प्रति जब हम अपना धर्म का मान सम्मान करते हैं, तो क्या है, क्या हुआ इसका आंसर स्टूडेंट्स। तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है जब हम दूसरे के धर्म का भी सम्मान करें। अब देखिए इसका आंसर है, हाँ पेज नंबर 94 पर देखिए हम जो कर रहे हैं एक्सरसाइज, व्हाट इज आवर ड्यूटी टूवर्ड्स रिलीजन्स ऑफ अदर देन आवर ओन्स, है ना। अब इसका देखिए, इसका है यहाँ पर है, हाँ देखिए अब इसके हैं, व्हाट इज आवर ड्यूटी टूवर्ड्स रिलीजन फॉर अदर्स
ओन। अब देखो इसका थर्ड लाइन देखो स्टूडेंट, एंड येट सम से देखो, लेकिन हमें अपनी ओन लैंग्वेज में बनाना है इसको, ठीक है ना। एंड येट से सम पीपल हैव, है ना, देखो एंड येट सम पीपल हैव मेड रिलीजन, नहीं नीचे वी हैव टू ऑनर, है ना, हाँ वी हैव टू ऑनर, ये फोर्थ लाइन के लास्ट में देखिए स्टूडेंट्स, वी हैव टू ऑनर नॉट ओनली आवर ओन रिलीजन बट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें इसका आंसर देना है। अब इसका आंसर अगर हम इसका एज इट इज लिख दें वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन देखो पहले क्या मांग रहा है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, व्हाट इज आवर ड्यूटी टूवर्ड्स द, वो है, तो अब इसको हमें क्या, आप वो पूछ रहा है कि आपकी ड्यूटी क्या है, हमें आंसर बनाना है कि हमारी ड्यूटी ये है ना। तो इससे शुरू करेंगे, इट इज आवर ड्यूटी, आंसर शुरू होगा इट इज आवर ड्यूटी टू ऑनर नॉट ओनली आवर ओन रिलीजन बट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स। इट इज आवर ड्यूटी टू ऑनर, या आप यहां से भी लिख सकते हैं, या इट इज आवर ड्यूटी, आवर आ गया ना तो इसलिए वी हैव नहीं आएगा, द वर्ड नहीं आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इट इज आवर ड्यूटी है ना, ये हमारी ड्यूटी है। तो अगर हम इसमें लिखते हैं वी हैव टू ऑनर, कि हमें सम्मान करना चाहिए, तो आंसर जो है अटपटा हो जाएगा। हम आंसर शुरू कर रहे हैं इट इज़ आवर ड्यूटी से शुरू कर रहे हैं, तो वी हैव इसलिए नहीं लिखेंगे हम यहाँ से, तो आप लिखेंगे इट इज़ आवर ड्यूटी टू ऑनर नॉट ओनली आवर ओन रिलीजन बट द रिलीजन ऑफ अदर्स, ठीक है ना। वही चीज़ इसमें आ गई, पूरे जो ऊपर दे रखा इट इज़ आवर ड्यूटी से आप इसको आंसर को स्टार्ट करेंगे। नोट डाउन, लिख लेना, आंसर आ सकता है ये भी, इसका आंसर लिख लो बच्चों, फिर कब ढूंढोगे, कहाँ ढूंढोगे, जब मैं लिखवा रही हूँ आप इसको सॉल्व करवा रही हूँ, आप करो। अब आपको बता तो दिया मैंने कि कैसे करना है इसका आंसर, ऐसे नहीं क्या, अगर आपने पूरा का पूरा लिख दिया तो सेम कॉपी हो जाएगी, लेकिन आंसर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो नोट डाउन द आंसर, व्हाट इज आवर ड्यूटी टूवर्ड्स रिलीजन, तो इसका आंसर हम करेंगे इट इज आवर ड्यूटी टू ऑनर, बस पूरा सेंटेंस लिख दीजिएगा अदर्स तक, इट इज आवर ड्यूटी। व्हाट इज द मीन्ड बाय टूवर्ड्स द हॉलमार्क ऑफ इंडियन कल्चर, व्हाट इज द मीन्ड बाय वर्ड्स द हॉलमार्क ऑफ इंडियन कल्चर। अब जैसे इन्होंने हॉलमार्क कहा गया है, हॉलमार्क ऑफ इंडियन कल्चर, कि क्या है इंडियन का कल्चर का हॉलमार्क क्या था। हॉलमार्क क्या होता है, एक चिन्ह होता है, हॉलमार्क होता है, कहाँ पर देखा है हॉलमार्क, साइन, बताओ हॉलमार्क का साइन कहाँ देखते हैं। अरे बच्चों ज्वेलरी पे नहीं आता क्या, गोल्ड की ज्वेलरी पर हॉलमार्क का साइन होता है। हॉलमार्क का मतलब होता है एक किसी भी प्रोडक्ट का कोई प्रॉपर मार्क होता है। पीसी ज्वेलर का अलग मार्क हॉलमार्क होगा, तनिष्क वालों का अपना देखा है ना टी बना हुआ होता है, हॉलमार्क होता है, मतलब विशेष चिन्ह है ना, विशेष चिन्ह होता है। हॉलमार्क से पता चल जाता है ये आपने कौन सी उससे गोल्ड लिया है, तनिष्का का खरीदा है या आपने और किसी कंपनी का पीसी ज्वेलर्स का लिया है या किसका लिया है। तो ये जो कंपनी, ये जो है ज्वेलर्स हैं, ये एक अपने आप में ही फुल कॉन्फिडेंस, जैसे ISI मार्क होता है ना। आप लोगों ने पढ़ा, पीसी में था चैप्टर ISI मार्क वाला, कि जैसे हम लोग ISI मार्क की चीज़ें खरीदते हैं ना, अप्लायंसेस भी ISI मार्क खरीदते हैं, तो जिस तरह की ISI मार्क गवर्नमेंट के द्वारा साइन किया हुआ है, मतलब दिया गया है, चिन्ह होता है जो कि फुल क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का मार्क होता है, तो हॉलमार्क उसको बोलते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि हॉलमार्क से क्या मतलब था। अब ये पास्ट की बात है, नॉट इन प्रेजेंट, है ना। अब क्या मतलब था, अब इसका आंसर हम ऊपर से देंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय द होल वर्ड्स द हॉलमार्क ऑफ इंडियन कल्चर। अब हम लिखेंगे द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ हॉलमार्क ऑफ इंडियन कल्चर मीन्स दैट द पीपल, यहाँ से शुरू करेंगे, सेकेंड लाइन में देखिए, दैट द पीपल ऑफ वंस रिलीजन टॉलरेट वन पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स।
क्योंकि हॉलमार्क का यही तो बना गया था कि एक धर्म के दूसरे धर्म को परेशान करना। मतलब पीछे देखेंगे तो दलितों को, जैसे भीमराव अम्बेडकर जी का सीरियल भी चल रहा है, आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें तो क्लियर हो रही हिस्ट्री की कि दलितों को कैसे उनका जो है शोषण होता था। तो इसी तरह से ना, तो ये हॉलमार्क बन गया था कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को सताते थे, ये हॉलमार्क बन गया था। What had Emperor Ashok said about showing respect to others men's religion? अब कि एम्परर अशोक ने क्या कहा था जब उन्होंने दूसरे मेंस की रिलीजन्स को शो किया था। अब देखिए, हाँ देखिए, अब यहाँ से है कि एम्परर अशोक सेड अबाउट शोइंग। अब क्योंकि हैड है, कहा था, पास्ट परफेक्ट का टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, तो आप लिखेंगे एम्परर अशोक हैड सेड। अब यहाँ पर हैड लगाएंगे, हमें परफेक्ट में बात करनी है। परफेक्ट में तो वही था कि जो हो चुका था, है ना, कह चुके थे, अब तो है नहीं, उन्होंने जो कहा था वो चीज़ है, तो हैड सेड यहाँ पर होगा। एम्परर अशोक हैड सेड अबाउट शोइंग रिस्पेक्ट टू द अदर्स रिलीजन्स दैट, यहाँ लिखिए he had said है ना, but that he who honors the others man faith honors his own, बस यहाँ तक लिखिएगा, इतना आ जाएगा। Emperor Ashok had said about showing respect to others man's religion that he who honors the others man's faith honors his own, ठीक है। What is the synonyms of tolerance? Synonyms, tolerance, synonyms का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। अब टॉलरेंस का पर्यायवाची क्या बनेगा? टॉलरेंस मीन्स क्या होता है? सहन करना, टॉलरेट, किसी को प्रताड़ित करना, क्या होता है? और इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा टॉलरेट का? टॉर्चर, टॉलरेट से टॉर्चर, टॉर्चर हो जाएगा। टीज, टीज भी होता है ना, टीज मीन्स परेशान करना होता है, लेकिन टॉर्चर इज द बेस्ट आंसर। गिव द मीनिंग अंडरलाइन वर्ड्स गिवन इन द पैसेज। डिगार्डेड, यानी कि हैव, डिगार्डेड का मतलब होता है रिफ्यूज, है ना, डिनाई। डिगार्डेड का मतलब, रिगार्डेड होता है ना, रिगार्डेड सम्मान करना, डिगार्डेड अपमान करना, तो रिफ्यूज, डिनाई। सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। अब इसका जो अब सुटेबल टाइटल क्या हो गया? इंडियन रिलीजन्स, भारतीय धर्म, इंडियन रिलीजन्स हो गया। शॉर्ट में हो गया कि धर्म के बारे में बातें बताई गई हैं। अब धर्म के बारे में अलग अलग बातें बताएगी, प्राचीन काल में क्या होता था, अब क्या है, तो अब हमें इसके बारे में डिस्कशन को नहीं करना, इंडियन रिलीजन्स लिख देना है, बट दैट इज द टाइटल। सही है, बस इस तरह से स्टूडेंट देखा आपने, मैंने आपको जो सॉल्व करवाया है, इस तरह से ही हमें एनसीएम पैसेज करना होता है, ठीक है ना। इसका आंसर इसी तरह से लिखना। अब जैसे सैड, अब हम क्या, आप लोग क्या करते हैं, मार्क किया और उसको एज इट इज कॉपी कर दिया, हैड नहीं लिखना, बस सैड लिख दिया, तब बात खत्म। लेकिन हमें टेंस का ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट की बात है तो हैड सैड आना ही है। सैड तो से की ऑनली थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म है ही। अब उसमें हमें हैड भी लगाना है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हो चुका है काम, वो कह चुके हैं, जो भी कुछ है वो कह चुके थे, तो इसलिए हैड सैड यहाँ पर हमें हैड लगाना है, तब इस सेंटेंस को राइट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, इसी तरह मैंने आज आपकी वंस एक्सरसाइज सॉल्व करा दी है। दूसरी आप करिए, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, फिर वो मैं जैसे आज करवाई है हम आपको करवा देंगे। आप उसके बाद की आप स्टूडेंट्स अपने आप करिए, फिर जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।